Hello learners, welcome to your favorite digital learning platform Unfold You. I'm Virendra Singh, your physics mentor. And today in this session, we are going to see about the energy which is possessed by a nucleus. कि न्यूक्लियस के अंदर कितनी एनर्जी होती है और उस एनर्जी को हमने एक नाम देते हैं दैट इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी, राइट? सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज डिस्कशन। और सबसे पहले एक चीज समझते हैं दैट इज कॉल्ड मास डिफेक्ट, राइट? अब देखिए मास डिफेक्ट क्या चीज है। मास डिफेक्ट इज बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन द रेस्ट मास ऑफ द न्यूक्लियस एंड द सम ऑफ द masses ऑफ न्यूक्लियन composition composing a nucleus is known as mass defect. अब एक चीज सोच के देखिए, ये मेरे पास अगर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है? We know it's protons and neutrons. अब अगर हम बात करें प्रोटॉन्स की, तो how much protons we have? Number of protons हमारे पास कितना होता है? We know it is equal to Z. And number of neutrons की अगर हम बात करें, it is A minus Z. हमारे पिछले सेशन में हमने देखा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं A माइनस Z और प्रोटॉन्स होते हैं Z. सो अगर मेरे को इस न्यूक्लियस का मास लिखना हो तो आई कैन राइट मास ऑफ न्यूक्लियस एज मास ऑफ प्रोटॉन इनटू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विच इज Z प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन इनटू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स विच इज A माइनस Z. तो इस तरह से मैं टोटल न्यूक्लियस का मास लिख सकता हूं, राइट? बट इट हैज बीन सीन कि ये यहां से जो हमें मास मिलता है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट मास. वो रेस्ट मास से डिफरेंट है. तो ये डिफरेंस बिटवीन दिस मास एंड द रेस्ट मास इज बेसिकली कॉल्ड मास डिफेक्ट, राइट? तो चलिए देखते हैं व्हाट इज मास डिफेक्ट. नाउ डेल्टा एम वी कैन राइट Z into MP, number of protons multiplied by mass of proton. A minus Z is the number of neutrons into mass of neutron minus M. This is nothing but the mass, rest mass. तो यहाँ पे ये जो ये डिफरेंस आएगा दोनों में, इसको हम बोलते हैं मास डिफेक्ट डेल्टा M. Is it clear? मास डिफेक्ट डेल्टा M. Now, next thing जो हम यहाँ से डिफाइन करते हैं that is मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियन. न्यूक्लियन होता है नंबर ऑफ जो आपके पास पार्टिकल्स हैं न्यूक्लियस के अंदर, कितने पार्टिकल न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनको हम न्यूक्लियंस बोलते हैं. तो नंबर ऑफ मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियन इज बेसिकली पैकिंग फ्रैक्शन. तो अगर हमें यहां से पैकिंग फ्रैक्शन डिफाइन करनी है, इट विल बी नथिंग बट डेल्टा एम बाय नंबर ऑफ न्यूक्लियंस. और न्यूक्लियंस कितने होते हैं? ए. न्यूक्लियस के अंदर कितने पार्टिकल्स होते हैं? इट इज ए नंबर ऑफ पार्टिकल्स वहां पे होते हैं, राइट? सो दिस टर्म बिकम्स पैकिंग फ्रैक्शन. इसे हम कहते हैं पैकिंग फ्रैक्शन. इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी. अब देखिए बाइंडिंग एनर्जी क्या है. बाइंडिंग एनर्जी इज बेसिकली द एनर्जी जो कि न्यूक्लियस को बाइंड करके रखती है. एज द नेम सजेस्ट, वो एनर्जी जो न्यूक्लियस को बाइंड करके रखती है, न्यूक्लियस के सभी पार्टिकल्स को होल्ड करके रखती है, दैट एनर्जी इज बाइंडिंग एनर्जी, राइट? जो न्यूक्लियस के पार्टिकल्स को होल्ड करके रखेगी उस एनर्जी को हम कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी, राइट? लेट्स सी. सो इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अप अ न्यूक्लियस इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स एंड प्लेस देम एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम वन अनदर. इट इज क्वाइट सिंपल कि अगर एक न्यूक्लियस को बाइंड करने वाली एनर्जी जो उसको बांध के रखी हुई है वो दैट एनर्जी सपोज x, तो तोड़ने के लिए उसको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? एटलीस्ट दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी वी हैव टू सप्लाई. जब हम इतनी एनर्जी सप्लाई करेंगे तभी हम बॉन्ड्स को तोड़ पाएंगे, नॉट बॉन्ड्स, तभी हम न्यूक्लियस को तोड़ पाएंगे और दूर लेकर जा पाएंगे, राइट? सो दिस इज हाउ वी डिफाइन बाइंडिंग एनर्जी. इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अप न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को ब्रेक करने के लिए इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स एंड प्लेस देम एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम वन अनदर. इज इट क्लियर? तो ये होती है हमारी बाइंडिंग एनर्जी. एंड मैथमेटिकली बाइंडिंग एनर्जी इज डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर यूजिंग द फेमस आइंस्टाइन इक्वेशन mc square. But instead of m, what we use the mass defect delta mc square. याद रखेंगे. So what is
बाइंडिंग एनर्जी इट इज डेल्टा m इंटू सी स्क्वायर. डेल्टा m इज दिस जो हमने यहाँ मास डिफेक्ट कैलकुलेट किया. डेल्टा m इंटू सी स्क्वायर इज नथिंग बट योर बाइंडिंग एनर्जी. सो अगेन आई एम रिपीटिंग, बाइंडिंग एनर्जी क्या हुई? बाइंडिंग एनर्जी इज नथिंग बट डेल्टा m सी स्क्वायर. डेल्टा m इज द मास डिफेक्ट. ऑलराइट, नाउ आगे चलते हैं और देखते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन. वी कैन ऑब्वियसली डिफाइन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन. पर न्यूक्लियन मींस हमारे पास कितने न्यूक्लियंस हैं? ए न्यूक्लियंस हैं. तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होगी? डिवाइडेड बाय ए कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज, बाइंडिंग एनर्जी क्या है? इट इज डेल्टा m इंटू सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए कर देंगे, वी विल गेट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन. राइट, यहां से हमें मिल जाएगी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन डेल्टा m सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए. इज इट क्लियर? डेल्टा m इंटू सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए. राइट, नेक्स्ट इज द बाइंडिंग एनर्जी कर्व. इस कर्व को थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे बिकॉज रेस्ट ऑफ द चैप्टर इज बेसिकली बेस्ड ऑन दिस कर्व. राइट, यहां से हम बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट समझेंगे इस कर्व के थ्रू. राइट, तो लेट्स स्टार्ट. अब ये कर्व हम क्या डिफाइन करेंगे? हम मास नंबर को प्लॉट करेंगे ऑन एक्स एक्सिस और एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को प्लॉट करेंगे ऑन वाई एक्सिस. दिस इज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है, नॉट द एब्सोल्यूट बाइंडिंग एनर्जी. इट इज द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और यहां पे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं मास नंबर. राइट, यहां हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं मास नंबर. इज इट क्लियर? नाउ लेट्स सी. अब देखिए, अब अगर ये हम प्लॉट ड्रॉ करें तो हमें प्लॉट कैसा मिलता है? सबसे पहले हमने यहाँ हाइड्रोजन, हीलियम, H1, H2, देन हीलियम, देन H3 आइसोटोप, लिथियम, बेरिलियम, यू कैन वेरी वेल सी, देन बेरिलियम 11, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन एंड सो ऑन. यहाँ पे हमें ये डिफरेंट डिफरेंट कर्व्स मिले. यू कैन वेरी वेल ऑब्जर्व दिस कर्व्स. राइट, एंड just see, as we are moving forward, this is the variation what we have observed. यहां पे हमें मिला यूरेनियम 238. राइट, यहां हमें मिला यूरेनियम 238 and you can clearly see the maximum binding energy per nucleon we have observed in Fe56. that means in iron Fe56. right, so यहां से अब अगर हम इनको ज्वाइन करें and let's try to plot it, तो प्लॉट कैसे करेंगे? इनको अगर हम ज्वाइन कर दें, अगर इनको ज्वाइन करें, this is the line which we get like this. right, this is the line which we get. Here we have some turbulence, zigzag, and then we have a straight continuous path. right, now अब देखिए, यहां से अगर आप ध्यान से देखें, यहां बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एकदम राइज हो रही है, यहां एकदम राइज हो रही है, देन फिर जिगजैग कर्व आ रहा है और फिर ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो रही है आफ्टर अटेनिंग द मैक्सिमम वैल्यू. तो मैक्सिमम वैल्यू बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन किसकी है? इट इज Fe56. ये आप याद रखेंगे, Fe56 हैज अ मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन. राइट, नाउ नेक्स्ट थिंग जो हम यहां से देख सकते हैं दैट इज कि दिस इज द मैक्सिमम और जो ये है this is the region of maximum stability. This is the region of maximum stability. Right, now next thing is this is the region which undergoes fission, nuclear fission. Right, so this is the region which undergoes nuclear fission. Right, next this is the region which undergoes nuclear fusion. These elements they undergo nuclear fusion and these elements they undergo nuclear fission, and this is the region of stable nuclei. These nuclei are stable, neither they go for nuclear fission nor they go for nuclear fission. right, ना वो fission करते हैं ना fusion करते हैं. is it clear? next there are some important special points based on this curve which we can observe. let's see what are those. first point is binding energy per nucleon of very light nuclide such as 1H2 is very small. आप देख सकते हैं binding energy per nucleon of 1H2 is very small.
ये सबसे स्मॉल है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, राइट। दैट मीन्स कि जो हमारे स्मॉल न्यूक्लियाइज होते हैं उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या है, कम है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ वेरी लाइट न्यूक्लियाइड्स such as 1s2 is very small, right? Next, initially there is a rapid rise in the value of binding energy per nucleon. You can see initially the binding energy per nucleon increases very rapidly. From here you can observe binding energy per nucleon initially is rising very rapidly, right? Then between mass number 4 and 20 the curve shows cyclic reoccurrence of peaks. आप देख सकते हैं between 4 and 20, this is 4 here and 20. Between this region, this is 4 and this is 20. There are curves like the zigzag curves, right? So shows cyclic reoccurrence of peak corresponding to 2He4, Be8, C12, O18 and Ne20. This shows that binding energy per nucleon of this nuclear is greater than those of their immediate neighbors. And it is quite obvious, अगर आपके पास ऐसे पीक है, that means यहाँ पे जो न्यूक्लियाई है इसकी एनर्जी इस न्यूक्लियाई से और इस न्यूक्लियाई से ज्यादा होगी। That means पीक क्या रिप्रेजेंट करेगा कि जो यहाँ न्यूक्लियाई लाई करेगा उसकी एनर्जी उसके नेबरिंग जो भी दोनों न्यूक्लियाई हैं उनसे ज्यादा है। This is what it is representing. यहां तक क्लियर हुआ? नाउ नेक्स्ट थिंग इज आफ्टर A is equal to 20 there is a gradual increase in binding energy per nucleon. The maximum value of 8.8 milli electron volt is reached at A is equal to 56. You can see after 20, here is 20, after 20 there is a gradual increase. यहां से यहां तक there is a gradual increase. Gradual increase होता है कि स्मूथ इंक्रीज, यहां से यहां तक स्मूथ इंक्रीज, जिगजैग नहीं है। 20 से यहां तक स्मूथ इंक्रीज है और ये मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा है विच इज Fe56। यहां तक क्लियर हुआ? नाउ नेक्स्ट इज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ न्यूक्लियाइड्स हैविंग मास नंबर रेंजिंग फ्रॉम 40 to 120 आर क्लोज टू दैट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू। 40 से अगर हम 120 तक की बात करें, यहां तक 40 से 120 तक दे आर ऑलमोस्ट इक्वल टू द मैक्सिमम वैल्यू। आप देख सकते हैं 40 से 20 तक ये इक्वल है किसके, ऑलमोस्ट इक्वल टू द मास मैक्सिमम जो हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दैट इज आयरन 56 एंड दे आर क्लोज टू मैक्सिमम वैल्यू। सो दीज एलिमेंट्स आर हाईली स्टेबल एंड नॉन रेडियो एक्टिव। इसीलिए इस बेल्ट को हम कहते हैं हाईली स्टेबल एंड नॉन रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, राइट। नाउ नेक्स्ट इज बियॉन्ड A is equal to 120। अब A is equal to 120 के बाद you can see the value decreases and falls to 7.6 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर यूरेनियम। यहां से अगर आप देखें, यहां से इसके बाद जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इट इज कॉन्टिन्यूसली डिक्रीजिंग, यहां से यहां कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज कर रही है, एनर्जी इज डिक्रीजिंग। सो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि इसके बाद एनर्जी आपकी फॉल करती है, पहले राइज कर रही है एकदम, देन जिगजैग, देन मैक्सिमम एंड देन ग्रेजुअल डिक्रीज। ये हमारा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का बेसिक स्ट्रक्चर है। आफ्टर दैट नेक्स्ट थिंग इज बियॉन्ड A is equal to 128। अगर हम यहां पे बात करें, यहां बियॉन्ड A is equal to 128 द वैल्यू शोज अ रैपिड डिक्रीज। यू कैन सी इसके बाद ये रैपिड डिक्रीज शो कर रहा है। दिस मेक्स एलिमेंट्स बियॉन्ड यूरेनियम क्वाइट अनस्टेबल एंड रेडियो एक्टिव। इसीलिए इसके बाद के जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे अनस्टेबल होते हैं और दे आर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। इसके बाद के सभी एलिमेंट्स हमारे कौन से होते हैं? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स विच अंडरगो रेडियो एक्टिविटी। ये भी हम देखेंगे रेडियो एक्टिविटी क्या है, राइट। नेक्स्ट द ड्रॉपिंग ऑफ द कर्व एट हायर मास नंबर इंडिकेट्स that the nucleons are more tightly bound and they can undergo fusion to become stable। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ इनकी एनर्जी हाई है। एनर्जी हाई है मतलब उनको जो बाइंड करने वाली फोर्स है दे आर वेरी टाइटली बाउंड। अब टाइटली बाउंड होंगे तो जब वो टूटेंगे दे विल बिकम स्टेबल, और जब टूटेंगे तो एनर्जी रिलीज करेंगे, इसीलिए दे अंडरगो फिजन। ये फिजन करते हैं और इधर वाले हमारे फ्यूजन करते हैं। Is it clear? This point is very important.
ये सभी पॉइंट्स को आप नोट करते जाइए, बिकॉज दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट क्रक्स पॉइंट्स, जो आप एज इट इज अगर इनको याद रखेंगे आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, राइट। नाउ नेक्स्ट इज द ड्रूपिंग ऑफ, ड्रूपिंग होता है फॉल करना, ये जो ऐसे ड्रूप हो रहा है, फॉल कर रहा है, राइट, दिस इज कॉल्ड ड्रूपिंग। द ड्रूपिंग ऑफ कर्व एट लो मास नंबर्स इंडिकेट्स दैट द न्यूक्लियर कैन अंडरगो फ्यूजन टू बिकम स्टेबल। अगर हम यहां बात करें, यहां पे जो ड्रूप आया, ड्रूप इज बेसिकली द स्लोप, यहां जो ड्रूप आया है इट रिप्रेजेंट्स कि अगर यहां पे ये फॉल, अगर ये कंबाइन करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, स्टेबिलिटी अटेन होगी, फ्यूजन। यू कैन सी यहां पे देयर इज अ ड्रूप, अगर हम ऐसे देखें देयर इज अ ड्रूप, तो अगर ये आपस में जब कंबाइन करेंगे, व्हेन दे फ्यूज टुगेदर देन दे अटेन स्टेबिलिटी। ऑलराइट, तो विद दीज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा बाइंडिंग एनर्जी कर्व, राइट। दिस साइड एंड द सेंटर पोर्शन, कौन सा रेडियो एक्टिव है, कहां फ्यूजन हो रही है, कहां फ्यूजन हो रही है, कौन सा स्टेबल है, मैक्सिमम क्या है, राइट। देन द zigzag path, then the gradual increase and sharp increase. Is it clear? So इस कर्व को आप अच्छे से ड्रॉ करिए, अच्छे से समझिए, और एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है, राइट। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर दिस सेशन. We will meet in our next session with some more interesting facts. So till then, keep learning and keep sharing. Thank you.